हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है क्लास 10th और 12th दोनों लोगों के लिए। जो बच्चे यूपी बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए आर्टिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्लास 12th के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए आर्टिकल आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए 6 नंबर के आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो ये जो कि है आपके बड़े बड़े नंबर हैं, तो इसमें आपको नंबर नहीं कटवाना है और आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको पूरे नंबर मिल सके। आपके मात्र 10 आर्टिकल जो हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछने वाला है और 100% गारंटी के साथ आपको ये बताया जाएगा। और लिखने का सबसे आसान तरीका है, 10 नंबर पक्का है क्लास 12th वालों के लिए और 6 नंबर पक्का है क्लास 10th वालों के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके। मात्र ये 10 आर्टिकल पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी वन शॉट में, ये 10 आर्टिकल्स को वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे जो कि आर्टिकल्स हैं आपको बारी बारी से अर्थ के साथ हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल्स हैं कौन से। आखिर में 10 आर्टिकल्स हैं, तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, हमारे जो 10 आर्टिकल्स हैं उन सारे के पहले नाम देख लेते हैं कि किस किस बारे में हमें पढ़ना है आगे। तो नंबर 1 पे है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये जो रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया है, इसके कहने का अर्थ है कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, आधुनिक भारत में महिलाओं की जो भूमिका है। दूसरे पे इम्पोर्टेंट है आपका डॉरी सिस्टम, यानी कि दहेज प्रथा। तीसरे पे है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में बेरोजगारी। फिर है आपका चौथा प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि हमारे आधुनिक भारत में अंग्रेजी की क्या स्थान है, क्या महत्व है। फिर एम ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, फिर है आपका छठवां पे इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, यहाँ पर आपके देश में जो कृषि से रिलेटेड भारत में चीज़ें हैं उन सारे को कह रहा है। फिर है आगे साइंस इज सर्विस ऑफ मैनकाइंड, तो विज्ञान की तकनीकी के बारे में यहाँ पर लिखना है। फिर है आपका 8वें नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। इसमें क्लास 10th में और 12th में दोनों में ही रिकॉर्ड है कि कई बार ये आपके आर्टिकल पूछे जा चुके हैं इस पे। तो गेम और स्पोर्ट्स की महत्वता को इसमें बतानी है। फिर है इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, तो आपके महत्व बतानी है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, फिर है लास्ट इसमें 10वां हाउ टू लाइव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, यानी कि कैसे हम अपने जीवन को लंबा और स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 आर्टिकल्स के नाम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जा चुके हैं। मात्र आपको ये 10 आर्टिकल्स तैयार कर लेना है, बहुत ही ईजी तरीका है और इसमें से 12th और 10th दोनों के लिए है। तो आप इस आर्टिकल्स को एक बारी पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको ये तैयार करा दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस 10 आर्टिकल्स को देखेंगे, समझेंगे और नोट्स के तौर पे देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो चलिए इसको देखते हैं पहले इस आर्टिकल को। तो कह रहा है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका क्या है, यानी कि हमारे भारत देश में महिलाओं की क्या भूमिका है, इनका क्या महत्व है इस देश में, उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, हम समझते चलिएगा। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया हैव मेड significant progress in various fields and have become a driving force in the country growth and development। देखिए, इसमें कहना चाहता है वुमेन इन मॉडर्न इंडिया हैव मेड सिग्निफिकेंट, कह रहे हैं यहाँ पर कि आधुनिक भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति की है। इन वेरियस फील्ड एंड हैव बिकम ए ड्राइविंग फोर्स इन द कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कह रहा है यहाँ पर और देश के विकास में एक प्रेरक शक्ति बन गई है।
क्या हुई है कि देश के विकास में एक प्रेरक शक्ति भी बन गई है। तो कहने का अर्थ है कि आधुनिक भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कई सारी प्रगति की है और देश के विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति क्या है आज के समय में बन गई हैं। वुमेन इन इंडिया हैव ब्रोकन डाउन, कह रहा है भारत में महिलाओं ने शिक्षा, ठीक है, भारत में महिलाओं ने शिक्षा यानी कि फिर कह रहा है डाउन बैरियर इन फील्ड सच एज पॉलिटिक्स, एजुकेशन, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स, यानी भारत में महिलाओं ने शिक्षा, व्यवसाय और खेल जैसे क्षेत्रों को क्या किया है, बाधाओं का तोड़ा है, बाधाओं को तोड़ा है। तो कहने का अर्थ है इसमें कि भारत में महिलाओं ने शिक्षा और व्यापार और राजनीति और खेल इन सारे चीज़ों में क्या किया है, इन सारे क्षेत्रों में, फील्ड यानी कि क्षेत्रों में, बैरियर्स यानी कि बाधाओं को क्या किया है, ब्रोकन डाउन यानी कि तोड़ा है, ठीक है, इन सारे चीज़ों को, ठीक है, वो हर एक चीज़ पर क्या होती गई हैं, विजय पाते गई हैं, आगे चलती गई हैं। तो ये सारे पीछे की चीज़ों को उन्होंने तोड़ते गई हैं। फिर आगे देखेंगे कि इन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्वल इनिशिएटिव्स टू promote जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, कह रहा है भारत सरकार ने लैंगिक समानता, ठीक है, भारत सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की है। यानी भारत सरकार ने लैंगिक समानता को, ठीक है, और बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को क्या किया है, सशक्त बनाने के लिए एक पहल की है। फिर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कंपेनीज एम टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल्स बाई प्रोमोटिंग देयर एजुकेशन एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि भारत सरकार ने इन सारी चीज़ों को तो बढ़ावा दे दिया, तो कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य लड़कियों में, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा और सम्मान के व्यवहार को बढ़ावा देकर उनकी स्थिति में सुधार करना है, ठीक है। क्या है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा और सम्मान के व्यवहार में बढ़ावा देना इस समाज की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। फिर कह रहा है आगे, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड सर्वल schemes to promote women's entrepreneurship and economics empowerment, कह रहा है कि सरकार ने महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, सरकार ने, कह रहा है यहाँ पर कि सरकार ने महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, प्रमोट यानी कि बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, ठीक है, कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। यानी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक शक्ति से आगे बढ़ाने के लिए कई सारे पहल और कई सारे योजनाएं क्या की हैं कि नए तरीकों में शुरू की हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, इतना तो पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि इन एडिशन वुमेन इन इंडिया हैव बीन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग इन पॉलिटिक्स, कह रहा है यहाँ पर कि इसके अलावा भारत में महिलाएं राजनीति में, ठीक है, राजनीति में कांच की छत तोड़ रही हैं। इसके अलावा जो है भारत की महिलाएं राजनीति में जो कांच की छत है उसको भी तोड़ रही हैं। वुमेन एंड आर नाउ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स एंड आर होल्डिंग इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट, कह रहा है यहाँ पर कि महिलाओं अब राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि महिलाओं अब राजनीति के सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव रहकर इन राजनीति के पहल में क्या कर रही हैं, भाग ले रही हैं और सरकार को महत्वपूर्ण पदों पर हैं, सरकार ने इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं। यानी सरकार के तौर पर भी आज कई सारी महिलाएं सरकार की कुर्सी पर हैं, यानी कि सरकारी कामों में
लगी हुई हैं। तो यही तकनीकी कह रहा है यहाँ पर कि इसके अलावा भारत में महिलाएं जो हैं राजनीति के कांच की छत को तोड़ रही हैं और महिलाएं अब राजनीति के सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं, यानी कि सरकारी चीज़ों में यह महत्वपूर्ण पद पर भी कार्य कर रही हैं। फिर लिखेंगे डिस्पिट दिस advancements, women in India still face many challenges including discrimination, violence and lack of opportunities in certain field। यहाँ तक का देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर डिस्पिट दिस एडवांसमेंट्स, कह रहा है कि इन प्रगतियों के बावजूद वुमेन इन इंडिया कि भारत में महिलाओं को स्टिल फेस मेनी चैलेंजेस, अब भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि इन प्रगतियों के बावजूद भारत की महिलाओं को अब भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड लैक, जिसमें से क्या है, भेदभाव है, हिंसा है और कुछ क्षेत्रों में अवसरों की कमी शामिल है। ठीक है, एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन सर्टेन फील्ड, और कुछ क्षेत्रों में अवसर की क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसर, तो अवसर की कमी शामिल है। तो यहाँ पर इसका अर्थ कह रहा है कि इतनी प्रगति होने के बावजूद भी भारत में जो महिलाएं हैं वो अभी भी कई सारी चुनौतियों का सामना करती हैं, और जिसमें भेदभाव, हिंसा और कुछ क्षेत्रों में उनको अवसर की कमी हो रही है। ठीक है, और उनकी कमी क्या है, शामिल है। तो महिलाओं को कई सारी चीज़ों से रोका भी जाता है कि किस प्रकार से वह आगे बढ़ रही हैं और क्या क्या वो आगे कर रही हैं, और सरकारी कुर्सियों पर भी अब महिलाएं बैठने लगी हैं, कई सारे कार्य राजनीति में भी वो हिस्सा ले रही हैं, और घर परिवार के साथ साथ वो बाहरी कार्य भी करती हैं। इस प्रकार से उन्हें कई सारे अवसर भी क्या करते हैं, उसको नहीं मिलते हैं, उनको दबा दिया जाता है। फिर आगे लिखेंगे देयरफॉर, कह रहा है देयरफॉर यानी इसीलिए, देयर इज ए नीड फॉर कंटिन्यूड एफर्ट टू इंश्योर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर मॉडर्न वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। कह रहा है कि इसलिए आधुनिक भारत में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने, ठीक है, इसलिए आधुनिक भारत में लैंगिक समानता को, ठीक है, लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास क्या कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि ओवरऑल कुल मिलाकर द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया इन इन्वॉल्विंग, कि कुल मिलाकर आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है, एंड दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स इन द कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और वे देश के विकास और प्रगति में क्या कर रही हैं कि तेजी से एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बना रही हैं। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि कुल मिलाकर आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका विकसित हो रही है और वे देश के विकास और प्रगति में तेजी से एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन रही हैं। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण भारत में जो महिलाएं हैं वो एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, महत्वपूर्ण भारत की हिस्सा हैं, उनके वजह से कई सारे काम जो हैं वो निश्चित हो रहे हैं, और राजनीति में भी ये शामिल है और कई सारे चीज़ों में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका क्या है, किस प्रकार से ये आगे बढ़ती हैं और क्या क्या वो साथ लेकर चलती हैं। तो यही था आपका ये फर्स्ट आर्टिकल, एक बार हम रीड कर दे रहे हैं, आप इसे नोट जरूर करिएगा। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेरियस field and have become a driving force in the country growth and development. Women in India have broken down barriers in field such as politics, education, business and sports. In India, government has taken several initiatives
to promote gender equality and empower women. The Beti Bachao Beti Padhao campaign aims to improve the status of girl by promoting their education and equal treatment in society. The government has also launched several schemes to promote women entrepreneurship and economic empowerment. In addition, women in India has been breaking the glass ceiling in politics. Women are now actively participating in politics and are holding despite this important position in the government. Despite this advancement, women in India still face many challenges, including discrimination, violence, and lack of opportunities in certain fields. Therefore, there is a need for continued effort to ensure gender equality and empower women in modern India. Overall, the role of women in modern India in evolving, and they are increasingly becoming an important driving force in the country growth and development. तो ये हो गया आपका फर्स्ट आर्टिकल पूरा, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकंड आर्टिकल यानी कि डॉरी सिस्टम पर। डॉरी सिस्टम का आर्टिकल, ठीक है, ये भी आपको 100-150 वर्ड में लिखना है। डॉरी सिस्टम से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछेगा यानी कि दहेज प्रथा पर, तो आप इस आर्टिकल को लिख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा, बहुत ही इजी शब्दों में आपको ये आर्टिकल मिला है। या फिर पूछ सकता है डरमेराइट्स ऑफ डॉरी सिस्टम, ठीक है, डरमेरिट्स ऑफ डॉरी सिस्टम। तो आपको डॉरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप ये आर्टिकल लिख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे इसमें द डॉरी सिस्टम इज ए सोशल इविल दैट हैज़ अफेक्टेड मेनी फैमिलीज इन इंडिया। कह रहा है कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। क्या है? दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसने भारत में कई परिवारों को प्रभावित किया है। क्या है कि दहेज प्रथा बहुत ही एक सामाजिक बुराई है जिसने भारत में कई परिवारों को क्या किया है? प्रभावित किया है, यानी कि नष्ट किया है, उस पर प्रभाव डाला है। इट इन्वॉल्व गिविंग मनी, कह रहा है यहाँ पर इसमें, ठीक है, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ टू द ग्रूम्स फैमिली बाय द ब्राइड साइड ड्यूरिंग मैरिज। इसमें शादी के दौरान दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को पैसे, उपहार या संपत्ति देना शामिल है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इस शादी में क्या होता है? इस शादी के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज, इस शादी के दौरान दुल्हन के परिवार के द्वारा दूल्हे के परिवार को क्या कहा जाता है? कुछ पैसे, तो उपहार और क्या है कि संपत्ति देना क्या है? शामिल है। दिस प्रैक्टिस हैज़ मेनी निगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कह रहा है इसमें कि दिस प्रैक्टिस, इस प्रथा के समाज पर कई नकारात्मक क्या है कि निगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इस प्रथा के समाज पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रथा से क्या है? समाज पर कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो दहेज प्रथा तो आप खुद समझते हैं कि लड़की वाले को लड़के वालों की तरफ से मतलब की तरफ कुछ देना होता है, जिसमें जो पिता होते हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा बोझ हो जाता है और उस वजह से जो लड़कियां हैं उसमें दब के रहती हैं, घुट के रहती हैं। तो उस पर ही क्या हमें एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, इस प्रथा के बारे में। तो वही कह रहा है इसमें कि इस प्रथा में समाज पर कई सारी नकारात्मक क्या है? प्रभाव शामिल है, ठीक है, प्रभाव पड़ते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इज दैट इट लीड ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर ऑन द ब्राइड फैमिली। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर एक प्रमुख समस्या यह है कि इससे शादी के बाद दुल्हन पक्ष में विपत्ति दबाव आती है, यानी कि वित्तीय दबाव आती है। कह रहा है कि इसकी प्रमुख समस्या यानी कि मेन प्रॉब्लम जो है वो यह है कि
इस शादी के दौरान जो ब्राइड फैमिली यानी कि दुल्हन के परिपक्ष के जो परिवार हैं उन पर क्या होता है कि दबाव पड़ता है। ठीक है, दबाव पड़ता है। फिर आगे लिखेंगे कि मेनी फैमिली, ठीक है, मेनी फैमिलीज फॉल इनटू डेब्ट ट्राइंग टू मीट द हाई डिमांड्स ऑफ डॉरी। कह रहा है यहाँ पर मेनी फैमिलीज कि कई परिवार दहेज की ऊंची मांगों को, ठीक है, कई परिवार दहेज की ऊंची मांगों को पूरा करने की कोशिश में कर्ज में डूब जाते हैं। क्या करते हैं, कई सारे परिवार जो हैं कि दहेज की प्रथा में ऊंची मांग से यानी कि ऊंचे मांगों से यानी कि उनके जो कार्य होते हैं, ऊंची मांग होती है, लेने की इच्छा होती है, उसको पूरा करने में जो दुल्हन के परिवार वाले होते हैं वो कर्ज में डूब जाते हैं। इट ऑल्सो लीड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इससे महिलाओं के प्रति भेदभाव भी होता है। इससे क्या होता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव भी होता है। एज डॉटर आर सीन एज ए फाइनेंशियल बर्डन। कह रहा है यहाँ पर कि क्योंकि बेटियों को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है, इसी कारण बेटियों को जो कि है कि विभिन्न विपत्ति के रूप में यानी कि बोझ के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कि मतलब कि दहेज देने की वजह से लड़कियों को बोझ माना जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि शादी की वजह से उनके पर बड़ा ऊपर कर्ज है। इट इन सम एक्सट्रीम केसेस द डॉरी सिस्टम हैज लीड टू हरासमेंट, violence and even death of bridehood who could not fulfill the dowry demands। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि इन सम एक्सट्रीम, कह रहा है कि कुछ चरम मामलों में दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज प्रथा, कुछ चरम मामलों में दहेज प्रथा उन दुल्हनों को उत्पीड़न, हिस्सा और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बनी है जो दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि दहेज से जो दुल्हन, कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे दहेज प्रथा पर दुल्हन को उत्पीड़न यानी कि पीड़ा दी जाती है, हिंसा और यहाँ तक कि मौत के कारण भी वह बन जाती हैं दहेज की मांग न पूरी करने से। फिर यहाँ तक कह रहा है कि This has created an unsafe environment for women and has affected their dignity and self-worth। कह रहा है यहाँ पर कि इसने महिलाओं के लिए एक असुरक्षित वातावरण बनाया है और उनकी गरिमा और आत्मसम्मान, ठीक है, कि को प्रभावित किया है। कह रहे कि इसने महिलाओं के लिए एक असुरक्षित वातावरण भी बनाया और क्या क्या है, उनकी गरिमा और आत्मसम्मान तक प्रभावित किया है। फिर पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। द डॉरी सिस्टम प्रॉम्प्ट्स इनइक्वालिटी एंड हैम्पर सोशल प्रोग्रेस। दहेज तथा असमानता को बढ़ावा देती है और सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है। कि दहेज प्रथा जो है वो असमानता को बढ़ावा देती है और सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है। इट इज़ ए प्रैक्टिस दैट नीड टू बी एबॉलिश्ड टू इंश्योर ए फेयर एंड जस्ट सोशल वेयर वुमेन एंड ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। कह रहा है कि इट इज़ ए प्रैक्टिस दैट नीड, कह रहा है यहाँ पर कि यह एक ऐसी प्रथा है जिसने एक एबॉलिश्ड टू इंश्योर ए फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रथा है जिसे एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है कि सुनिश्चित करने के लिए और समाप्त करने की आवश्यकता है, जहां महिलाओं के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाता है। जहां महिलाओं के साथ क्या होता है, सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाता है। तो ये था आपका डॉरी सिस्टम का
आर्टिकल यानी कि दहेज प्रथा पर, ठीक है, या दहेज प्रथा के दोष पर भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके इस आर्टिकल में, इतना आपको लिखना है। एक बार मैं रीड कर दूं, फिर आप इसे ज़रूर नोट करिएगा, बहुत ही इजी वर्ड में है और ये आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए आर्टिकल हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द डॉरी सिस्टम इज़ ए सोशल इविल दैट हैज़ अफेक्टेड मेनी फैमिलीज इन इंडिया। इट इन्वॉल्व्स गिविंग मनी, गिफ्ट और प्रॉपर्टी टू द ग्रूम फैमिली by the bride side during marriage. This practice has many negative impact on society. One of the major problem is that it lead to financial pressure of the bride's family. Many families fall into debt trying to meet and the high demands of dowry. It also need to discrimination against women as daughter as seen as a financial burden. In some extreme cases, the dowry system has led to harassment, violence, and even death of brides who could not fulfill the dowry demands. This has created an unsafe environment for women and has affected their dignity and self-worth. फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। The dowry system prompts inequality and hampers social progress. It is a practice that need to be abolished to ensure a fair and just society where women and ट्रीटेड विथ रिस्पेक्टेड एंड इक्वालिटी। तो ये था आपके डॉरी सिस्टम का आर्टिकल, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी कि भारत में बेरोजगारी और इसके समाधान, यानी बेरोजगारी से रिलेटेड आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल या ऐसे आता है तो आप इस टॉपिक को ज़रूर लिखें, ठीक है। ऐसे में आपको हेडिंग करना होता है और आर्टिकल में पैराग्राफ, जैसे हम हिंदी में सारांश लिखते हैं। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में बेरोजगारी पर हम देखेंगे आर्टिकल। ग्रामर पर्सन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपके पूरे ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर डालने के बाद हेडिंग दे देना है और फिर आपको थ्योरी के आंसर के साइड से लिखना है। जैसे आप आंसर लिखते हो उसी प्रकार से ये लिखोगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इन ए प्रेसिंग इशू इन इंडिया, कि बेरोजगारी भारत में एक गंभीर मुद्दा है। क्या है कि बेरोजगारी भारत में एक गंभीर मुद्दा है। अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल, जो लाखों लोग को प्रभावित करता है। क्या करता है? जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है, यानी कि बेरोजगारी जो है वो भारत का एक गंभीर मुद्दा आज के डेट में बन गया है और भारत के लाखों लोग यानी कि कई लोगों को ये प्रभावित भी किया है। मेनी यंग इंडियंस स्ट्रगल टू फाइंड जॉब्स, ठीक है, यहाँ तक देखिए। कई शिक्षक और कुशल युवा भारतीय नौकरी, ठीक है, भारतीय नौकरी स्ट्रगल करते हैं यानी संघर्ष करते हैं डिस्पिट हैविंग एजुकेशन एंड स्किल, यानी कि कई शिक्षित और कुशल युवा जो हैं, कई शिक्षित और कुशल युवा अपने भारतीय नौकरी यानी कि युवा जो है भारतीय नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड ए मिसमैच बिटवीन जॉब शेकर स्किल्स एंड मार्केट डिमांड्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स एंड ए लैक ऑफ एडिक्वेट जॉब क्रिएशन। कि बेरोजगारी के मुख्य कारण, ठीक है, बेरोजगारी के मुख्य कारणों में नौकरी चाहने वालों के, ठीक है, नौकरी चाहने वालों के कौशल और बाजार की मांगों के बीच बेमेल, ठीक है, कौशल बाजार की मांगों के बीच जो है बेमेल और आर्थिक मंदी और पर्याप्त नौकरी जो है वो सृजन की कमी इसमें शामिल है। फिर से समझिएगा। तो इसमें कहना चाहता है कि द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के मुख्य कारणों में
इंक्लूड ए मिसमैच बिटवीन जॉब सीकर, यानी कि मुख्य कारणों में नौकरी चाहने वाले के एंड मार्केट डिमांड्स की कौशल और बाजार की मांगों के बीच इकोनॉमिक स्लोडाउन, आर्थिक मंदी एंड और लैक ऑफ एडिक्वेट, यानी कि पर्याप्त नौकरी के सृजन की जॉब क्रिएशन, नौकरी के सृजन में कमी जो है वो शामिल है। यानी कि बेरोजगारी से जो लोग हैं संक्रमित हैं, उनको क्या करता है कि नौकरी मिलने में परेशानी होती है और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मंदी और पर्याप्त हो चुकी है, क्योंकि नौकरी जो है क्या है, नौकरियों की कमी हो गई है इस वजह से। ठीक है, फिर आगे हम लाइन चेंज भी कर सकते हैं, लिखेंगे टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट सर्वल सॉल्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। कह रहा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई समाधान लागू किए जा सकते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई समाधान लागू किए जा सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले improving the quality of education and vocation training can help bridge the gap between skill and job requirements। कह रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट यानी कि पहला, सबसे पहला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ठीक है, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, ठीक है, बिटवीन कह रहा है कि गुणवत्ता में सुधार, कौशल और नौकरी, ठीक है, कौशल और नौकरी, फिर कह रहा है कि आवश्यकताओं के बीच अंतर जो है वो बांटने में मदद मिलती है, यानी कि बांटने में मदद मिलती है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कि जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के गुणवत्ता है उसको सुधार और कौशल की नौकरी की आवश्यकता के बीच बांटने में मदद करता है। आगे, इंकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, कह रहा है यहाँ पर उद्योगों के निवेश के लिए, भारत में उद्योगों के निवेश के लिए एंड सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज SMES यानी कि स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइज कैन रिलेटेड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। कह रहा है यहाँ पर उद्योगों के निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और छोटे और मध्यम उद्योगों में, ठीक है, उद्यमों में, यानी कि AMES का समर्थन करना अधिक नौकरी का अवसर पैदा कर सकता है। यानी कि जो स्मॉल और मीडियम यानी कि छोटे और मध्य वर्ग के लोग हैं उसको जॉब मिलने में क्या करता है, अवसर दिया जाता है और कई सारे लोगों को छाट दिया जाता है, यानी कि जाति वर्ग से भी आजकल के चीज़ों में नौकरियां मिल रही हैं। ठीक है, तो जनरल वालों का अलग होता है, फिर से आपका जो OBC में आते हैं, तो कई सारे वर्ग में ये सब बांटे गए हैं और उस हिसाब से नौकरियों की तुलना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि उद्योगों के निवेश के लिए यानी कि परिवेश के लिए, ठीक है, कह रहा है कि उद्योगों के निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और छोटे और मध्यम उद्योगों में क्या करना, MC, ठीक है, SMES का समर्थन करना अधिक नौकरी का अवसर पैदा करता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। Additionally, promoting entrepreneurship and providing support for startups can help generate new job। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन प्रदान करना नए रोजगार पैदा करने में मदद करता है। ठीक है, नए रोजगार को पैदा करने में मदद करता है, इसके समर्थन को और नए रोजगार को प्रदान करने को। गवर्नमेंट initiatives such as job fair and skill development program as job fair as and skill development program। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कि रोजगार पैदा करने में मदद कर सकता है। सरकारी पहल, ठीक है, गवर्नमेंट
लेजिस्लेटिव यानी कि सरकारी पहल जैसे कि नौकरी, सच एज जॉब जैसे कि नौकरी, फेयर एंड स्किल यानी कि मेल और कौशल, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी कि विकास जो होता है कार्यक्रम के लिए, और कैन ऑल्सो प्ले ऑफ यूजुअल रोल ऑन कनेक्टिंग जॉब सीकर विथ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ तक का देखिएगा कि कैन ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल ऑफ कनेक्टिंग जॉब सीकर विथ पोटेंशियल एम्प्लॉयर। कह रहा है यहाँ पर इस प्रकार से कि नौकरी चाहने वाले को संभावित नियुक्तियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो नियुक्तियां होती हैं जोड़े रखने वाली, तो नौकरी चाहने वाले को संभावित रूप से नियुक्तियों से जोड़ने से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर हम आगे लिखेंगे, फिर कह रहा है बाय टेकिंग दिस स्टेप, इन कदमों को उठाकर इंडिया कैन वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर इट्स यंग पॉपुलेशन। कह रहा है कि इन कदमों को उठाकर भारत बेरोजगारी को कम करने और युवा आबादी के लिए एक उज्जवल ब्राइटर फ्यूचर यानी कि उज्जवल भविष्य प्रदान करने की दिशा में काम कर सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि इन कदमों को उठाकर जो है भारत बेरोजगारी को कम करने और युवा आबादी के लिए एक उज्जवल भविष्य प्रदान करने की शिक्षा क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ था किस प्रकार से बेरोजगारी को हमें बचाना है, ठीक है। और नौकरी जो कम हो रही है, मिल नहीं रही है, उसके लिए हमें सरकार द्वारा सहायता लेकर के इस चीज़ों को कम करना होगा ताकि लोग बेरोजगार न रहें। तो समाधान के हिसाब से हम सरकार से नियुक्ति कर सकते हैं। कई वर्गों को इन चीज़ों में बांटा गया है कि किस वर्ग के लोगों को नौकरी किस चीज़ पर मिलती है और किस पर नहीं। तो ये सारी चीज़ें बंद करनी होंगी, एक समान सब कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेरोजगारी जो है इस प्रकार से नवयुवकों के लिए बहुत ही समस्या का कारण है, यही इस आर्टिकल में कह रहा है। जहाँ तक कि आपको भी पता है कि हिंदी में भी बेरोजगारी पर जो चीज़ें हम लिखते हैं यही सब चीज़ें लिखते हैं, किस प्रकार से समाधान होगा, किस प्रकार से हमें क्या लिखना है, क्या समझना है। तो हमने तो ये समझ लिया। एक बार मैं इस सारे आर्टिकल को रिपीट कर देती हूँ, लिखिएगा इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट इन ए प्रेसरिंग इशू इन इंडिया अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल, मेनी यंग इंडियन स्ट्रगल टू फाइंड जॉब डिस्पाइट हैविंग एजुकेशन एंड स्किल, द मेन कॉजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड ए मिसमैच between job seeker skill and market demands, economic slowdown, and a lack of adequate job creation. To address unemployment, several solutions can be implemented. First, improving the quality of education and vocational, ठीक है, education and vocational training can help bridge the gap between skill and job requirements. Encouraging industries to invest in India and supporting small and medium sized enterprises SMEs can create more job opportunities. फिर लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे, additionally prompting entrepreneurship and providing support for startup can help generate new job. Government initiative such as job fair and skill development program can also play a crucial role in connecting job seekers with potential employer, ठीक है। फिर लिखेंगे, by taking this step India can work toward reducing unemployment and providing a brighter future for its young population, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आर्टिकल बेरोजगारी पर। तो चौथा आर्टिकल है आपका
प्लेस ऑफ इंडिया इन मॉडर्न इंडिया, सॉरी प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत में अंग्रेजी का स्थान। ठीक है, ये भी आपके आर्टिकल कई बार पूछे जा चुके हैं। तो लिखिएगा कि इंग्लिश होल्ड एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में अंग्रेजी का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? आधुनिक भारत में अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट सर्व्स एज फाउंडेशन एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे हैं यहाँ पर कि यह संचार शिक्षा और आर्थिक विकास की नींव के रूप में कार्य करती है। क्या कह रही है? कि यह संचार शिक्षा और आर्थिक विकास के नींव के रूप में कार्य करती है। विथ इंडियाज, यानी कि भारत के ग्रोइंग रिलेशन विथ द ग्लोबल इकोनॉमी, बीइंग फ्लुएंट एंड स्किल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिकम इसेंशियल। कह रहे हैं यहाँ पर कि विथ इंडिया, कि भारत के ग्रोइंग रिलेटेड विथ द ग्लोबल इकोनॉमिक बीइंग, कह रहे हैं कि भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था और ठीक है अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते संबंधों के साथ यानी कि ग्रोइंग रिलेशन, बढ़ते संबंधों के साथ अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी की भाषा में धारा प्रवाह और कुशल होना आवश्यक हो गया है। क्या हो गया है? धारा प्रवाह और कुशल होना आवश्यक हो गया है। फिर से इतना समझिएगा, कह रहे हैं कि आधुनिक भारत में अंग्रेजी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह संचार शिक्षा और आर्थिक विकास के नींव के रूप में कार्य करता है और भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते संबंधों के साथ अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, धारा प्रवाह और कौशल होना आवश्यक हो गया है। ठीक है, फिर कह रहा है इन मेनी स्कूल, कि कई स्कूलों में इंग्लिश इज़ ऑफ्टन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि अंग्रेजी अक्सर शिक्षा का माध्यम होती है। कई स्कूलों में अंग्रेजी अक्सर शिक्षा का माध्यम होती है। सिमिलरली मैनी कंपनीज इन इंडिया रिक्वायर इंग्लिश फ्लुएंसी एज ए बेसिक स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह भारत में कई कंपनियों को रोजगार के लिए अंग्रेजी में प्रवाह की आवश्यकता होती है, कि इसी प्रकार जो कंपनी में होते हैं लोग, कंपनी में जो कार्य करते हैं उसमें स्किल, यानी कि वहाँ पर कंपनियों के रोजगार देने के लिए क्या होता है कि अंग्रेजी के प्रवाह की आवश्यकता होती है। यानी कि वहाँ के कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनको अंग्रेज़ी आना चाहिए, क्योंकि वही क्या है, उसकी नींव है। यानी कि इंग्लिश बोलना ही उनका एक क्या है, टैलेंट है, और उसी के बेसिक पर उसे जॉब मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश हैव ब्रॉडर एक्सेस टू रिसोर्सेस। कह रहा है कि स्टूडेंट, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि बुनियादी कौशल के रूप में अंग्रेजी वाले छात्रों, बुनियादी कौशल के रूप में अंग्रेजी वाले जो छात्र हैं, ठीक है, तो छात्र शैक्षिक पत्रिकाओं, शोध पत्रों को क्या करते हैं, इसमें शामिल हैं, और इंक्लूडिंग एकेडमीज, जनरल रिसर्च पेपर एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और शोध पत्रों और ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण और प्लेटफॉर्म्स सहित संसाधनों तक यह व्यापक पहुंच जाते हैं। यह व्यापक क्या होता है, वहां तक के पहुंच जाते हैं। फिर से समझिएगा कि कई स्कूलों में अंग्रेजी अक्सर शिक्षा का माध्यम होती हैं, और इसी तरह भारत में कई कंपनियों को रोजगार के लिए अंग्रेजी में प्रवाह की आवश्यकता होती है, और बुनियादी कौशल के रूप में अंग्रेजी के जो छात्र हैं, इंग्लिश स्टूडेंट्स, ठीक है, अंग्रेजी के वाले छात्र जो हैं उनके पास शैक्षणिक पत्रिकाओं, शोध पत्रों और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म सहित संसाधनों का व्यापक पहुँच होती है। व्यापक क्या होता है, पहुँच होता है, वहाँ तक उनको जानकारियाँ होती हैं। फिर लिखेंगे आगे कि एडिशनली, यानी कि इसके अतिरिक्त द इंग्लिश लैंग्वेज सर्व्स एज कॉमन लैंग्वेज बिटवीन इंडिया डिजर्व एक लैंग्वेज कम्युनिटीज़, ठीक है,
कम्युनिटीज़, यहाँ तक का देखिएगा कि एडिशनली कह रहा है यहाँ पर इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा भारत के विविध भाषाएं समुदायों के बीच एक समान भाषा के रूप में कार्य करती है। क्या करता है कि अंग्रेजी भाषा भारत के विविध भाषाओं और समुदायों के बीच एक समान भाषा के रूप में कार्य करती है। इट ऑल्सो हेल्प पीपल टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एक्सचेंज। ठीक है, यह लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान में भाग लेने में मदद करती है। यह लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान में भाग लेने में क्या करती है, मदद करती है। फिर हम आगे लिखेंगे इसको। थ्रो critics agree that English has marginalized local language. It is an essential skill in today time। कह रहा है हालांकि आलोचकों का तर्क है कि अंग्रेजी के स्थानीय भाषाओं को, ठीक है, अंग्रेजी के स्थानीय भाषाओं को हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। क्या किया जाता है, हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, लेकिन इट इज़ एन एसेंशियल स्किल इफ टुडे टाइम, कि लेकिन आज के समय में एक आवश्यक कौशल है। क्या है कि आज के समय में यह एक आवश्यक कौशल है। ठीक है, तो यहीं पर यही कह रहा था इस पूरे अंग्रेजी भाषा के स्थान पर किस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये इंग्लिश का ये आर्टिकल जो है प्लेस ऑफ इंग्लिश के लिए ये समाप्त होता है। एक बार हम रीड कर देते हैं, आप इसे भी एक बार नोट करते जाइएगा कि इंग्लिश होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन मॉडर्न इंडिया। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ with India's growing relation with the global economy. Being fluent and skilled in English language has become essential. In many schools, English is often the medium of instruction. Similarly, many companies in India require English fluency as a basic skills for employment. Student proficient in English have broader access to resources, including academic journal, research paper, and online learning platforms. Additionally, the English language serves as a common language between India diverse language communities. It also helps people to participate in international exchange. Thought critics agree that English has marginalized local language. It is an essential skill in today times. ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से ये भी आर्टिकल समाप्त। ठीक है, अब हम चलेंगे आर्टिकल अगले पे, यानी 5वें नंबर के आर्टिकल पे। तो लिखेंगे एम इन लाइफ पे आर्टिकल, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये आपके आर्टिकल पूछते जाते हैं और 12th के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एम इन लाइफ या आपके लाइफ के बारे में जो लक्ष्य है, यानी जीवन में लक्ष्य जो है आपका, उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे कि Having a clear aim in life is important of personal growth and success। कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना एक व्यक्तिगत विकास और उसकी सफलता के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे जीवन में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए जो हमें विकास और सफलता की ओर ले जाए। ठीक है, It gives us direction and help us focus on what we want to achieve। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि यह हमें दिशा देता है। क्या करता है, यह हमें डायरेक्शन यानी कि दिशा देता है और हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। यानी हमें यह एक लक्ष्य जो है वो दिशा देता है और हमारे ध्यान को केंद्रित करने में ये मदद करता है जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं या फिर जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं या अचीव मतलब पाना चाहते हैं।
माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम ए सक्सेसफुल आर्टिस्ट, टीचर या डॉक्टर। कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे जीवन का लक्ष्य एक सफल, ठीक है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है एक सफल आर्टिस्ट यानी कलाकार, टीचर यानी शिक्षक या फिर डॉक्टर बनना है। यानी कि आपका जो एक होगा आप उसको लिख सकते हो, उसके बारे में लिखोगे, लेकिन मैंने आपको तीनों ऑप्शन दे दिया है, आपको जो पसंद है या फिर आप कुछ और डालना चाहते हो लॉयर या फिर कुछ और, तो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। किसी का टारगेट होगा इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर या फिर आर्टिस्ट, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी होगा तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन इसी प्रकार से लिखना कि माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम ए सक्सेसफुल आर्टिस्ट या फिर टीचर या फिर डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें कहने का अर्थ है कि मेरे जीवन का लक्ष्य एक सफल कलाकार, शिक्षक या डॉक्टर बनना है। आई बिलीव दैट pursuing this goal will allow me to make a positive impact on other and contribute to society। मेरा मानना है कि, ठीक है, मेरा मानना है कि इस लक्ष्य का पीछा करने से मुझे दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना और समाज में योगदान करने का मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कहना चाहता है कि इस लक्ष्य का मेरा मानना है कि इस लक्ष्य का पीछा करने से मुझे दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने को मिल सकता है और समाज के योगदान पर एक मौका भी मिलेगा। फिर आगे लिखेंगे टू अचीव दिस, इसे हासिल करने के लिए आई प्लान टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने, ठीक है, कड़ी मेहनत करनी होगी। स्टे मोटिवेट, ठीक है, प्रेरित रहने और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव माई स्किल, और कौशल लगातार सुधारने की योजना बनाई जाती है। यानी कि इसको आपको एक लक्ष्य पर अपना टारगेट करने के लिए, यानी कि लक्ष्य को केंद्रित करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें कड़ी मेहनत, प्रेरित रहना और कौशल लगातार सुधारने की योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि हमें हर एक चीज़ टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, अपना कड़ी मेहनत के साथ, कई मौक़ों के साथ इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमें अपने कौशल को, डेली रूटीन को सुधारना होगा, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे कि एजुकेशन इज़ ए की पार्ट ऑफ रीचिंग माई गोल, शिक्षा लक्ष्य तक पहुँचने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? शिक्षा जो है लक्ष्य तक के पहुँचने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाई स्टडिंग diligently and gaining relevant experience, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर लगन के अध्ययन करके और प्रासंगिक अनुभव प्राप्त करके, ठीक है, प्रासंगिक अनुभव को प्राप्त करके। कह रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुँचना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लगन से अध्ययन करके और प्रासंगिक अनुभव प्राप्त करके आगे वाले, ठीक है, आई विल बी बेटर प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस अहेड, और आगे आने वाले चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हुआ जा सकता है। कि हम ये सारी चीज़ों को टारगेट करके, फॉलो करके आगे वाले कई चुनौतियों को और भी अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं और चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है आई ऑल्सो एम टू मेंटेन ए बैलेंस लाइफ, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि इंक्लूडिंग स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड, कह रहा है कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने सहित एक संतुलित जीवन बनाए रखने का भी लक्ष्य रखा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, ठीक है, उनके साथ रहना, समय बिताना। तो परिवार और दोस्तों के साथ, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने सहित एक संतुलित जीवन बचाए रखने के लिए लक्ष्य रखा जाता है, जो हमें खुशी यानी कि खुश और स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है। हैविंग ए क्लियर एम, कि ये एक स्पष्ट लक्ष्य होने से हेल्प मी स्टे फोकस्ड एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स। कह रहा है यहाँ पर कि एक संतुलित जीवन बनाए रखने का लक्ष्य भी रखा जाता है, जो खुश और स्वस्थ रखता है, और एक स्पष्ट लक्ष्य होने से बाधाओं को दूर करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, ठीक है।
यहाँ पर कह रहा है कि एक स्पष्ट रूप से जो हमारा लक्ष्य है उसको बाधाओं में दूर करने के लिए ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलता है। जो हमारा केंद्र है हम उसी पर सिर्फ तैयारी करते रहते हैं। फिर कह रहा है आगे कि इट प्रोवाइड, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर इट प्रोवाइड पर्पोज एंड ड्राइव्स मी टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन एवरीथिंग आई डू। कह रहा है यहाँ पर कि यह उद्देश्य प्रदान करता है और हर काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि यह उद्देश्य प्रदान करता है और हर काम को उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। फिर कह रहा है कि आई बिलीव इन माई ओपिनियन ए पुअर लिटरेट मैन इज बेटर देन आई इलिटरेट रिच मैन। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लोगों के जीवन में विश्वास किया जाता है, लोगों को जीवन में विश्वास किया जाता है और एक गरीब साक्षर आदमी एक अनपढ़ आदमी अमीर आदमी से बेहतर है। कह रहे हैं यहाँ पर एक गरीब साक्षर आदमी एक अनपढ़ अमीर आदमी से बेहतर है। कह रहा है कि एक गरीब आदमी जो है वो एक अमीर आदमी से, अनपढ़ आदमी से क्या है कि बेहतर है। सो डैट इज वाई, ठीक है, कह रहा है कि इसलिए एक क्या होगा, इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, इसलिए एक शिक्षक बनना चाहा जाता है, कि इसीलिए एक शिक्षक बनना चाहा जाता है या फिर चाहता हूँ। और दिस इज़ माई एम इन लाइफ, और यही जीवन का एक लक्ष्य है, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो कह रहा है कि जिस प्रकार गरीब साक्षर लोग हैं, गरीब हैं, लेकिन उससे अच्छे हैं जो अनपढ़ और अमीर हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जो शिक्षा का उद्देश्य है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप उस पर कितना फोकस करते हो, आप उसके साथ कितना चलते हो, आप उस पर समय कितना देते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसके बारे में आपको लिखना है इस पूरे आर्टिकल में। तो ये माई एम ऑफ लाइफ का आपको ये आर्टिकल समाप्त होता है, आपको इसी प्रकार से पूरा लिखना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 6 नंबर पर। अगला है इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, कि भारत एक कृषि प्रधान देश। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश। इसमें लिखेंगे इंडिया इज नोन एज एन एग्रीकल्चर कंट्री बिकॉज ए लार्ज पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इसमें कि भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है बिकॉज क्योंकि ए लार्ज पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, क्योंकि इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करता है। क्योंकि जो है इसकी आबादी का एक सबसे बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करता है। और एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमी फॉर centuries providing food and raw material for industries। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि सर्दियों में कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। ठीक है, कह रहा है कि सर्दियों में कृषि जो है बैकबोन, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है उसे बैकबोन कहते हैं। तो सर्दियों में कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ रही है, जो, ठीक है, जो प्रोवाइडिंग फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, जो उद्योगों के लिए भोजन और कच्चा माल प्रदान करती है। ठीक है, जो लोगों के लिए भोजन और कच्चा माल जो है उसको प्रदान करती है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इसमें कि मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इंक्लूड राइस, वीट, शुगर केन एंड कॉटन। कह रहा है भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में, ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली
प्रमुख फसलों में चावल, ठीक है, गेहूं, गन्ना और कपास शामिल है। कि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, गन्ना क्या है और कपास जो की है शामिल है। द कंट्रीज क्लाइमेट एंड डिजर्व ज्योग्राफी अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रॉप। देश की जलवायु और विविध भूगोल विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की अनुमति देती है। यानी कि देश की जो जलवायु है और विविध भूगोल जो है वो विभिन्न प्रकार के फसल को और उसकी खेती को उगाने के लिए अनुमति देती है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि फार्मिंग इन इंडिया, कि भारत में खेती, ठीक है, एम्प्लॉयज ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। भारत में खेती आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार देती है। यानी कि भारत में जो खेती की आबादी है वह एक महत्वपूर्ण हिस्से को है और विशेष रूप से जो ग्रामीण लोग हैं उस क्षेत्रों में रोजगार भी देती है। फिर आगे लिखेंगे कि द गवर्नमेंट सपोर्ट फार्मर थ्रो स्कीम्स एंड सब्सिडीज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि सरकार कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए योजनाओं और, ठीक है, सब्सिडी के माध्यम से किसानों को समर्थन करती है। ठीक है, समर्थन करती है। यानी सरकार जो है वो कृषि उत्पादन के लिए और सुधार करने के लिए इस योजना में और सब्सिडी के माध्यम से किसानों को समर्थन भी प्रदान करती है। ठीक है, फिर मॉडर्न मेथड लाइक इरिगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड एडवांस मशीनरी आर हेल्पिंग फार्मर इंक्रीज देयर फील्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि मॉडर्न मेथड कि सिंचाई उर्वरकों का उपयोग, मॉडर्न मेथड लाइक इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर एंड एडवांस मशीनरी आर हेल्पिंग फार्मर इंक्रीज देयर फील्ड। सिंचाई उर्वरकों का उपयोग और उन्नत मशीनरी जैसे आधुनिक तरीके किसानों को उनकी उपज बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, सिंचाई उर्वरकों को उपयोग और उन्नत मशीनरी और आधुनिक तरीके किसानों को उनकी उपज बढ़ाने में क्या कर रहे हैं कि मदद कर रहे हैं। फिर आगे लिखेंगे इस प्रकार से कि एग्रीकल्चर नॉट ओनली फीड द नेशन बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एक्सपोर्ट। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि एग्रीकल्चर नॉट ओनली, कृषि न केवल देश को खिलाती है, कृषि न केवल देश को खिलाती है, फीड मतलब होता है खिलाना, द नेशन बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट द एक्सपोर्ट, बल्कि निर्यात में भी योगदान देती है। कृषि न केवल देश को खिलाती है बल्कि निर्यात में भी योगदान देती है। और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड गेन इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में फलों, सब्जियों और अनाजों का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जो भारत है वो दुनिया में फलों, सब्जियों और अनाजों के बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत में ये सारी चीज़ें ज़्यादा उत्पादित की जाती हैं। फिर आगे लिखेंगे कि देयरफॉर एग्रीकल्चर रिमेन विटल फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर इट पीपल, कि इसलिए कृषि भारत के विकास और उन्नति के लिए, ठीक है, इसलिए कृषि भारत के विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो इसके लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, जो लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस आर्टिकल का भी द एंड, यानी कि इंडिया के एग्रीकल्चर पर हमने देख लिया आर्टिकल। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है तो आप भी इसे नोट करके रखिएगा। और इसी प्रकार से बहुत ही इजी है, आप लिखेंगे तो आपके इजी वर्ड्स में ये कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जो आर्टिकल है 100-150 वर्ड में ही आते हैं, तो आपको ऐसे ही करके सारे आर्टिकल्स जो है जो भी पूछेगा आप उसको लिखोगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल है साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति की सेवा में विज्ञान। यानी मानव जाति की सेवा में विज्ञान का क्या क्या तर्क है, यानी विज्ञान से रिलेटेड आप कोई भी आर्टिकल इसमें से लिख सकते हैं। अगर विज्ञान से रिलेटेड आर्टिकल पूछता है तो लिखेंगे साइंस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ्स एंड सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस, कि विज्ञान मानव जीवन को बेहतर बनाने और वैश्विक चुनौतियों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है कि विज्ञान जो है मानव जीवन में को बेहतर बनाने में और वैश्विक चुनौतियों को, ठीक है, हर हाल में महत्वपूर्ण बनाने में भूमिका जो कि है निभाता है। थ्रू साइंटिफिक एडवांसमेंट वी हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज दैट इनहेंस आवर हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड डेली लाइफ। ठीक है, कह रहा है इसमें कि वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से हमने ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जो हमारे स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, पर्यावरण और दैनिक जीवन को बढ़ाती है। ठीक है, यानी कि हमने ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकास में लाया है, यानी विकसित किया है, जो प्रगति के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और दैनिक जीवन में बढ़ाती है। फॉर इंटेंस, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मेडिकल साइंस हैज़ प्रोड्यूस वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट हैव सेव मिलियंस ऑफ लाइफ्स फ्रॉम डिजीज। कह रहा है कि उदाहरण के लिए चिकित्सा विज्ञान ने टीके और उपचार तैयार किए हैं, यानी विज्ञान ने चिकित्सा में टीके और उपचार को तैयार किए हैं जो कि है लाखों लोगों की जान बीमारियों से बचाते हैं, यानी लाखों लोगों को जान की बीमारियों से बचाते हैं। यानी कि जो टीकाकरण होता है विज्ञान के तौर पर, ठीक है, कई सारे वैक्सीन्स लगते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए जो सारी चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए ये सारे इंजेक्शंस लगते हैं। तो वही कह रहा है कि टीका और उपचार तैयार किए जाते हैं चिकित्सा विज्ञान के सहायता से। और कह रहा है कि इनोवेशन इन एग्रीकल्चर हैव इंक्रीज्ड फूड प्रोड्यूस हेल्प टू फीड ए ग्रोइंग पॉपुलेशन। कह रहा है कि कृषि ने नवाचारों ने खाद्य उत्पादन बढ़ाया है, जिससे बढ़ती आबादी को खिलाने में मदद मिली है। ठीक है, कृषि में नवाचारों ने उद्यान उत्पादन बढ़ाया है, जिससे जो कि है बढ़ती आबादी को खिलाने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे है साइंस ऑल्सो एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि विज्ञान प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के समाधान प्रदान करके पर्यावरणीय मुद्दों को भी संबोधित करता है। क्या करता है? विज्ञान प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के समाधान को क्या करता है कि पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है। Renewable energy sources like solar and wind power and are example of how science contributes to a sustainable future। कि सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीनकरणीय ऊर्जा इस बात का उदाहरण है कि विज्ञान एक स्थायी भविष्य में कैसे योगदान देता है। यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से हम ये जान सकते हैं कि विज्ञान जो है एक स्थायी भविष्य के लिए योगदान देता है। मोर ओवर साइंस ड्राइव्स प्रोग्रेस इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग द वर्ल्ड मोर कनेक्ट एंड एसेसिबल इन सेंस। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कि मोर ओवर साइंस ड्राइव्स प्रोग्रेस इन कम्युनिकेशन, कि इसके अलावा विज्ञान संचार और परिवहन में प्रगति को बढ़ावा देता है। ठीक है, संचार और परिवहन में प्रगति को बढ़ावा देता है, जिससे दुनिया में
वर्ल्ड, यानी जिससे दुनिया संसार में अधिक जुड़ी हुई और सुलभ हो जाती है। ठीक है, कनेक्टेड एंड एजरेबल इन इंसेंस, साइंस इज ए पावरफुल टूल दैट, कह रहा है इसमें कि संक्षेप में देखिए, इसमें कह रहा है कि संक्षेप में विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या है? विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है, पावरफुल टूल दैट सपोर्ट एंड इम्प्रूव्स ह्यूमन वेल बीइंग, डेमोस्ट्रेटिंग इट्स विटल रोल इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जो कल्याण का समर्थन और सुधार करता है। यानी विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानव कल्याण का समर्थन और सुधार करता है, जो मानव जाति की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या करता है कि जो मानव जाति की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी प्रदर्शित करता है। तो विज्ञान जो है, तो कह रहा है प्रदूषण कम और जलवायु का परिवर्तन, यानी विज्ञान से ही हमारे धरती पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें विज्ञान से रिलेटेड हैं। नेचुरली चीज़ें भी हैं तो उसमें विज्ञान का कोई ना कोई ज़रूर हाथ या फिर उसका कार्य है। उस हिसाब से ये जो पूरी पृथ्वी पर सारी चीज़ें हैं वो विज्ञान के थ्रू ही आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से यही आपको लिखना था आर्टिकल में, इसके आर्टिकल में, यानी कि हमने साइंस के आर्टिकल जो है साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड का आर्टिकल भी समाप्त कर लिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके इतने सारे आर्टिकल्स। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले आर्टिकल्स को, आप इसे भी नोट जरूर करिएगा। अगला आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल और मतलब खेलों के जो महत्वता है, यानी खेल का जो हमारे जीवन में महत्व है उसके बारे में हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट गेम्स पे जो आर्टिकल है वो कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। तो इसमें लिखना है कि गेम एंड स्पोर्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स। ठीक है, कि खेल और खेल जो है, खेल और खेल हमारे जीवन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे हेल्प अस स्टे फिजिकली फिट एंड हेल्दी, कि कह रहा है यहाँ पर वे हमें शारीरिक रूप से फिट और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। वे हमें शारीरिक रूप से फिट और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। When we participate in sport, we exercise our bodies, ठीक है, which help improve our overall fitness and stamina। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि जब हम खेलों में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, शामिल होना, तो जब हम खेलों में भाग लेते हैं, ठीक है, तो हम अपने शरीर का व्यायाम करते हैं, अपने शरीर को क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। और विच हेल्प इम्प्रूव आवर ओवरऑल फिटनेस एंड स्टेमिना, कि जिससे हमारी समग्र फिटनेस और सहन शक्ति बेहतर होती है। यानी एक्सरसाइज से, व्यायाम से हमारी जो शरीर की फुर्ती है वो फिटनेस में रहती है और उसकी सहन शक्ति जो है वो बेहतर तरीके से बनी रहती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन प्रिवेंट हेल्थ इश्यू लाइक ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज। कह रहा है कि नियमित शारीरिक गतिविधियां मोटापे और हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को रोक सकती है। यानी नियमित रूप से जो शारीरिक गतिविधियां हैं हमारे मोटापे और हृदय जैसे रोग को, स्वास्थ्य और समस्याओं को रोक सकती है इस गेम के जरिए। ठीक है, गेम के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं। हमारा शरीर क्या होगा? एक नॉर्मल फिटनेस में रहेगा, उसका सहन शक्ति जो भी है वो भी संतुलन बना रहेगा। फिर हम आगे लिखेंगे कि मोर ओवर स्पोर्ट टीच अस वैल्यूएबल लाइक स्किल। इसके अलावा खेल हमें मूल्यवान जीवन कौशल सिखाते हैं, कि हम खेल जो है हमें मूल्यवान जीवन के कौशल को भी सिखाते हैं। थ्रू टीम वर्क एंड कंपटीशन वी लर्न हाउ टू वर्क विथ अदर, हैंडल सक्सेस एंड फेलर। कह रहा है कि टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दूसरों के साथ काम करना, सफलता और विफलता को संभालना
और अनुशासित रहना सीखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी दो लोगों में गेम कराते हैं तो कोई एक विनर होता है और कोई एक लूज़र होता है। तो यहाँ पर हम उसके तुलना में भी आते हैं कि हम फेलियर हैं या फिर हम उस चीज़ में सक्सेस हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरों के साथ काम करने से हमें सफलता और विफलता को संभाले रखने और अनुशासन में रहने की क्या होती है, सीख मिलती है। ठीक है, दिस स्किल्स वे कौशल आर यूजफुल इज एवरीडे लाइफ एंड इन फ्यूचर करियर्स। कि दिस स्किल्स, कि ये कौशल, ठीक है, ये कौशल रोजगार, रोजमर्रा की ज़िंदगी और भविष्य के करियर में उपयोगी है। ये जो कौशल है वो रोजमर्रा की ज़िंदगी और भविष्य के करियर में उपयोगी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो ऑफर मेंटल बेनिफिट, दे कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव आवर मूड। तो कह रहा है कि खेल और खेल मानसिक लाभ प्रदान करते हैं। क्या करते हैं ये खेल और खेल जो है, एक मेंटल बेनिफिट यानी कि मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और मानसिक लाभ भी प्रदान करते हैं। दे कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव आवर मूड। ठीक है, वे तनाव को कम भी करते हैं और हमारे मूड को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, प्लेइंग स्पोर्ट कैन बी ए फन वे टू रिलैक्स एंड एस्केप फ्रॉम डेली प्रेशर। खेल खेलना दैनिक दबाव से आराम करने और बचाने में एक मज़ेदार तरीका हो सकता है। यानी कि खेल जो है, खेल खेलना हमारे दैनिक दबाव को एक आराम देता है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में हमें स्ट्रेस फ्री करता है, यानी कि हमारे मूड जो है उसको सुधारे रखता है। फिर आगे लिखेंगे इसमें कि इन समरी, संक्षेप में, इन समरी संक्षेप में, गेम एंड स्पोर्ट्स यानी खेल और खेल, गेम जो है खेल और स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स के खेल आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। खेल और खेल शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल वेलबींग, मानसिक भलाई और फॉर आवर एंड पर्सनल डेवलपमेंट और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे संक्षेप में कहें तो खेल और खेल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक भलाई और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दे हेल्प अस लीड बैलेंस्ड एंड फुलफिल लाइफ्स। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि वे संतुलित और पूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। वे एक संतुलित और पूर्ण जीवन को जीने में मदद भी करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस गेम और स्पोर्ट्स का भी आर्टिकल। इस प्रकार से बहुत ही इजी और बहुत ही छोटे में और बहुत ही इजी वर्ड्स में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स का भी आर्टिकल समाप्त होता है। अब हम चलेंगे अगले आर्टिकल पर, यानी कि 9 नंबर वाले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, यानी ऑनलाइन कक्षाओं का महत्व। ठीक है, तो जो ऑनलाइन क्लासेस लोग लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो उस हिसाब से जो सारे क्लासेस हैं, आज भी जो यूट्यूब पे सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उन सारे के बारे में हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ से जो कि है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑनलाइन के थ्रू ही सारी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऑफलाइन भी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन की आवश्यकता सबको पढ़ी जाती है। तो वही कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस हैव बिकम ए पॉपुलर वे ऑफ लर्निंग स्पेशली इन रिसेंट टाइम। ऑनलाइन कक्षाएं सीखने का एक लोकप्रिय तरीका बन गई है, कि ऑनलाइन क्लासेस सीखने में एक लोकप्रिय तरीका जो कि है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई है। लोग इसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं। दे अलाउ स्टूडेंट टू अटेंड लेसन फॉर द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि खासकर हॉल के समय, यानी कि खाली जगहों पर, यानी कि अपने खासकर अलग से समय में वे छात्रों को अपने घरों से आराम से पाठों को भाग लेने की अनुमति देते हैं। ठीक है, वो बच्चों को जो कि है घरों से ही आराम से पाठों को भाग लेने यानी कि समझने में ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत ही मदद करती हैं। With the help of computer and the internet, teachers and students can connect easily even if they are far apart। कह रहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से, ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से शिक्षक और छात्र आसानी से जुड़ सकते हैं, भले वो बहुत ही दूर क्यों ना हो।
ठीक है। आजकल जो फेमस टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उन लोगों से भी बच्चे दूर दूर से कनेक्ट में हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से शिक्षक और छात्र आसानी से जुड़ जाते हैं, भले ही वो दूर ही क्यों ना हो। फिर हम आगे लिखेंगे कि वन मेजर बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इन फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन कक्षाओं का एक प्रमुख लाभ लचीलापन है। ठीक है, लचीलापन है ऑनलाइन कक्षाओं का एक प्रमुख लाभ। स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ऑन पेस ऑफ एंड चूज देयर ऑन स्टडी टाइम। कह रहा है कि छात्र अपनी गति और अध्ययन का समय चुन सकते हैं। वो किसी भी समय में अपने ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हैं, फ्री समय में हो। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि हम कोई ऑफलाइन क्लास करते हैं तो हमारे टीचर जिस टाइमिंग पे फिक्स करते हैं हमें उस टाइमिंग पे जाना पड़ता है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास है उस पर हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को आगे भी कर सकते हैं या फिर पहले भी ले सकते हैं उस क्लासेस को। तो वही इसमें बेनिफिट है। इट ऑल्सो सेव्स ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट एज देयर इज़ नो नीड टू गो टू ए फिजिकल क्लासरूम। कह रहा है यहाँ पर कि यह यात्रा के समय और लागत को भी बचाता है, यानी कि हम इससे यात्रा नहीं करके कहीं जा सकते, ऑनलाइन क्लास तो घर ही पे हो जाएगी। तो यह यात्रा की समय और लागत को भी बचाता है, क्योंकि भौतिक कक्षा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भौतिक रूप से इसे कक्षा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम फ़ोन से ही अपने घर के किसी रूम में इसकी क्लास कर सकते हैं। However, ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो हैव चैलेंजेस। क्योंकि भौतिक कक्षा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं में चुनौतियां भी हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासों में चुनौतियां भी हैं, इसमें हम किसी टक्कर में भी आ सकते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मे फील isolated without face-to-face interaction and some may find it hard to stay focused। ठीक है, छात्रों को आमने सामने बातचीत के बिना अलग अलग थलग महसूस हो सकता है और कुछ ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लग सकता है। यानी कि इन सब चीज़ों में हम अपने फ्रेंड से एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। ठीक है, हम एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर सकते और हमें अकेले ही सारी चीज़ों को टारगेट करना है और उसे समझना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, फिर आगे है ओवरऑल, कुल मिलाकर। ओवरऑल, कुल मिलाकर ऑनलाइन क्लासेस हैव ओपनड न्यू वे ऑफ लर्निंग। कि कुल मिलाकर ऑनलाइन कक्षाओं में सीखने के नए तरीके खोले हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिससे दुनिया भर के लोगों को शिक्षा मिल रही है, जिससे दुनिया भर के लोगों को शिक्षा मिल रही है। थ्रो इट हैज़ इट्स प्रोस ऑन कॉन्स, it has become an important part of modern education। हालांकि इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, यह आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इसके कई सारे फ़ायदे और नुकसान भी हैं। फिर आगे देखेंगे कि ए ब्लेंडेड अप्रोच एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। कह रहा है कि यह आधुनिक एक मिश्रित दृष्टिकोण ऑनलाइन सीखने की, ठीक है, ऑनलाइन सीखने की ए कॉम्बिनिंग द कन्वर्सेशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग विदाउट ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो इसमें कह रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग विथ ट्रेडिशनल क्लासरूम इंटरेक्शन is often considered the most effective model for comprehensive learning। कह रहा है कि एक मिश्रित दृष्टिकोण ऑनलाइन सीखने को पारंपरिक कक्षा बातचीत के साथ जोड़ना अक्सर व्यापक सीखने के लिए सबसे प्रभावी मॉडल माना जाता है। यानी कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उसको देखना, प्रभावी मॉडल से जुड़ना, बातचीत करना, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लासों में सबसे जुड़ना है और उसको दृष्टिकोण से देखते हुए अपने सारे नोट्स करने हैं और उसे पढ़ना है। तो इस प्रकार से ऑनलाइन कक्षा का ये जो आपका टॉपिक है आर्टिकल, वो भी इस वीडियो में समाप्त होता है। यानी कि 9वां टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम चलेंगे एकदम लास्ट अंतिम टॉपिक पे, यानी कि अपने 10वें आर्टिकल पर। तो चलिए देखते हैं उसको भी।
तो लास्ट आर्टिकल है हाउ टू लाइव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, एक लंबा स्वास्थ्य जीवन कैसे जिए, एक लंबा और स्वस्थ जीवन कैसे जिए। ये आर्टिकल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे भी कई सारे आर्टिकल्स पूछे जा चुके हैं। तो लिखेंगे कि इट इज़ कॉमन सेंटेंस दैट हेल्थ इज वेल्थ। कह रहा है कि यह एक आम वाक्य है कि स्वास्थ्य ही धन है। यह एक आम सा यानी कि साधारण सा वाक्य है कि स्वास्थ्य ही धन है। फिर हेल्थ इज वेल्थ मीन्स दैट हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। कह रहा है कि स्वास्थ्य ही धन का मतलब है, स्वास्थ्य ही धन का मतलब है कि स्वास्थ्य धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि स्वास्थ्य रहेगी तो हम धन तो कमा सकते हैं, लेकिन धन से जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा छिला दे रहा है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारा स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य से ही क्या है, धन है। तो स्वास्थ्य ही धन का मतलब है कि स्वास्थ्य से धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए हेल्दी माइंड ड्वेल इन ए हेल्दी बॉडी। ठीक है, कह रहा है कि यह एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इज ए विटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। एक स्वस्थ जीवन शैली हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक स्वस्थ जीवन शैली हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देयर आर समथिंग दैट वी मस्ट डू टू लाइव ए हेल्दी लाइफ। कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए करनी चाहिए, यानी हमें उसे फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी हैव टू ईट 3 meals अ डे। जो हमें एक स्वस्थ जीवन देने के लिए करनी चाहिए, और पहली चीज़ सही मात्रा में होनी चाहिए। जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमें एक दिन में 3 समय भोजन खाना चाहिए, यानी भोजन करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो सही मात्रा में हमारे शरीर पर होनी चाहिए, जैसे कि हमें एक दिन में 3 समय का भोजन करना चाहिए। दिस मील शुड हैव द राइट अमाउंट विच अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन्स। कि कह रहा है कि ये भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज और विटामिन है। ये जो भोजन है उसमें हमारे क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, ठीक है, और उसमें विटामिन्स होने चाहिए। मिनरल्स यानी खनिज और विटामिन्स होने चाहिए। फिर लिखेंगे वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड। हमें कोई भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, यानी कि बाहर की चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, यानी कि नहीं खाना चाहिए एक स्वस्थ और लंबे जीवन शैली के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है द नेक्स्ट थिंग इज़ टू एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ। अगली चीज़, स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए दैनिक व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए एक दैनिक व्यायाम करना चाहिए। दिस कैन बी जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स etc। कि यह जॉगिंग यानी कि दौड़ना, यानी जॉगिंग मतलब कि रनिंग करना, और रनिंग यानी कि दौड़ना, डांसिंग मतलब कि नृत्य, प्लेइंग माने खेलना, स्पोर्ट्स, ठीक है, प्लेइंग यानी स्पोर्ट्स खेलना, खेल खेलना आदि हो सकता है। यानी अपने स्वस्थ जीवन में हम जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं और खेल को भी खेल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। फॉर अ हेल्दी वी शुड ऑल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट नाइट। फॉर ए हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए हमें रात में सही मात्रा में नींद लेनी चाहिए, कि हमें रात में सही मात्रा में नींद लेनी चाहिए। फॉर हेल्दी लाइफ वी शुड अवॉइड स्मोकिंग। स्वस्थ जीवन के लिए हमें धूम्रपान से बचना चाहिए। ठीक है, ये सारी नशे वाली चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए एक स्वस्थ जीवन के लिए। फिर कह रहा है ए हेल्दी लाइफ हेल्प अस लाइव लॉन्गर एंड हैव ए बेटर एंड हैप्पियर लाइफ। कि एक स्वस्थ जीवन हमें बेहतर और खुशहाल जीवन जीने और लंबा जीवन जीने के लिए मदद करता है। यानी एक स्वस्थ जीवन हमारे पास है तो हमें उसे बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं और हमारे जीवन को लंबा जीने में यह मदद करता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इसको भी समझा और देख लिया। तो ये जो है
10th और 12th वाले आर्टिकल्स जो बच्चे लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में पूरे 10 आर्टिकल समाप्त कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम कुल 10 आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 10 नंबर जो कि है समाप्त होता है। ठीक है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें से कोई 1-2 आर्टिकल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई वीडियो आपको हेल्प के लिए चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस वीडियो को ज़रूर अपलोड करेंगे। तो चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।